नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। इस वीडियो के 5 अहम जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप साइट पर बोर्ड पे देख पा रहे हैं। दोस्तों, आगे कैबिनेट मीटिंग में 63% डीएडीआर बढ़ोतरी की घोषणा होगी और इसके साथ ही साथ हमें कुछ 3-4 महीने का एरियर भी मिलेगा और पेंशन पेमेंट में भी बढ़ोतरी होगी। इसके बारे में आगे जानकारी हासिल करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, रिजर्वेशन को लेकर के पेंशन मंत्रालय ने एक लेटेस्ट ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। आखिर पूर्व सैनिक को कैसे रिजर्वेशन मिलता है और साथ ही साथ आप किस कैटेगरी के तहत, किस रूल के तहत पूर्व सैनिक कहलाते हैं, उसके बारे में भी इस लेटर में जिक्र किया गया है। तो बेहद अहम लेटर है, इसके बारे में भी आगे आपको लेटर दिखा के समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इक्वल एमएसपी का मुद्दा अभी कहां है? क्या इक्वल एमएसपी का मुद्दा अभी ठंडे बस्ते में चला गया? इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ चंडीगढ़ में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें ईसीएचएस में 100 करोड़ का घोटाला हुआ है। इसके बारे में भी आगे जानेंगे। कहीं आप भी ऐसे घोटालों के विक्टिम न बन जाएं, कहीं आप भी ऐसे घोटालों के जरिया ना बन जाएं, सावधान रहिएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर कई बार ऐसा देखा गया है, रिकॉर्ड ऑफिसर्स तो कोशिश करते हैं नोशनल इंक्रीमेंट दिलाने की पेंशनर को, लेकिन आगे जाकर के पीएओआर, पीसीडीए जैसी संस्थाएं नोशनल इंक्रीमेंट नहीं देती हैं। दोस्तों मैं अमूमन एक बात कहता हूं, जो भी हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे पीओआर हो, पीसीडीए हो, सीजीडीए हो, ये हमारे पैसे काटने के लिए बैठे हैं। जितना हो सके कटौती करके सरकारी खाते में जमा किया जाए, यही इन ऑडिटर्स का ध्यान होता है। तो इसी को लेकर के आगे दस्तावेज के जरिए आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियां पाते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर वीडियोज अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें और हाइप करना भी ना भूलें। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, सबसे पहले ईएसएम रिजर्वेशन के लिए नए गाइडलाइन जारी। आखिर कौन कौन कहलाता है पूर्व सैनिक? जी हाँ, पूर्व सैनिक के रिजर्वेशन और कुछ और भी रिजर्वेशंस को लेकर के गाइडलाइन जारी किया गया है। पेंशन मंत्रालय द्वारा एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला गया है, लेटेस्ट इसी साल का। तो चलिए ऑफिस मेमोरेंडम देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द्वारा 11 अगस्त 2026 को रिजर्वेशन को लेकर के, यानी कि आरक्षण को लेकर के ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो आरक्षण हैं उनको लेकर के ब्यौरा दिया गया, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के पोस्ट्स में किस तरीके से आरक्षण दिया जाता है, उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। आखिर एक्स सर्विसमैन कौन कहलाता है, उसका भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो मंत्रालय द्वारा जारी किया गया ऑफिस मेमोरेंडम है, ये पूर्व सैनिकों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है दोस्तों, क्योंकि आपको ये पता होना जरूरी होता है कि आप पूर्व सैनिक किस कैटेगरी के अधीन है, यानी कि आप पूर्व सैनिक हैं तो किस रूल के अधीन है, और साथ ही साथ पूर्व सैनिकों को किस तरीके से रिजर्वेशन मिलता है, कितना पोस्ट में रिजर्वेशन होता है, कितना वैकेंसी होते हैं, उसका सारा ब्यौरा इस लेटर में, इस ऑफिस मेमोरेंडम में दिया गया है। तो चलिए जो कंसर्न पोर्शन है, जहां पर पूर्व सैनिकों का रिजर्वेशन के बारे में जानकारी दी गई है, वो वाला पोर्शन हम देखते हैं। तो आगे ये जो एफ वाला पॉइंट आप देख पा रहे हैं, रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, ये देखिए, A compilation guideline on reservation for ex-servicemen was released on 25 दिसंबर 2025। देखिए, इसमें रिजर्वेशन में सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कि एक्स सर्विसमैन कौन कहलाता है, उसका डेफिनेशन यहां दिया गया है। द एक्स सर्विसमैन री एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल सर्विसेज एंड पोस्ट रूल्स 1979 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइंस एन एक्स सर्विसमैन एज अ पर्सन, यानी कि एक्स सर्विसमैन कौन कहलाता है वो आप देखिए, who has served in any rank whether as a combatant or non-combatant in the regular army or navy or air force of the Indian Union of or military nursing services of the Indian Union, and who either has been retired or relieved or discharged from such service whether at his own request or being relieved by the employer after earning his or her pension। यानी कि एक्स सर्विसमैन किसे कहा जाता है? जिसने फौज में सर्विस किया है, चाहे कॉम्बेटेंट हो चाहे नॉन कॉम्बेटेंट हो, रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जिसने सर्विस किया है या नर्सिंग सर्विसेज में किया है, वो एक्स सर्विसमैन कहलाएगा। चाहे वो डिस्चार्ज हुआ हो, चाहे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आया हो, चाहे उसको
जो है उसका कंप्लीट सर्विस होने पर निकाला गया हो तो वो एक्स सर्विसमैन कहलाएगा। साथ ही साथ हु हैज बीन रिलीव्ड फ्रॉम सच सर्विस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension, तो इनको भी एक्स सर्विसमैन कहा जाएगा जो मेडिकल ग्राउंड में रिटायरमेंट आते हैं। उसके साथ ही साथ who has been released from such services as a result of रिडक्शन इन एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि कोई अगर ऑथराइजेशन की कमी की वजह से किसी को निकाला जाता है तब भी वो एक्स सर्विसमैन कहलाएगा। इसी तरीके से ये देखिए, आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं दोस्तों, और भी कई सारे ये देखिए कंडीशंस हैं, और एक्स सर्विसमैन कौन नहीं होगा वो भी यहाँ पर कंडीशंस दिए गए हैं। हाल फिलहाल में एक गैजेट जारी करके भारत सरकार ने एमएनएस को भी एक्स सर्विसमैन का दर्जा दिया था, जो आप यहाँ पर पूरा डिटेल्स देख पाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या रिजर्वेशन रहने वाले हैं वो आपको यहां दिखाता हूं। देखिए, रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज, द रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन इज हॉरिजॉन्टल इन नेचर। 10% of the vacancies in the post up to of the level of the assistant commandant in all paramilitary forces। paramilitary forces में तो सीधा असिस्टेंट कमांडेंट तक के पोस्ट के लिए 10% रिजर्वेशन है दोस्तों। इसके साथ ही साथ सिविल की नौकरी के लिए भी 10% ऑफ द वैकेंसीज इन ग्रुप सी पोस्ट, यानी कि ग्रुप सी पोस्ट में केंद्र सरकार के 10% वैकेंसी है। 20% ऑफ द वैकेंसीज इन द ग्रुप डी पोस्ट, ग्रुप डी पोस्ट में 20% वैकेंसीज है। तो इसी तरीके से और भी डिटेल्स यहां दिया हुआ है। आप भी अगर पूर्व सैनिक हैं और पूर्व सैनिक से जुड़े हुए जो है रिजर्वेशन वगैरह आप इस्तेमाल करना चाहते हैं नौकरी के लिए, सेकंड कैरियर के लिए, तो ये एक डॉक्यूमेंट बेहद महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है आपके लिए भी, जो रिजर्वेशन के कई सारे क्राइटेरिया, कई सारे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स को आपको समझाता है दोस्तों ये डॉक्यूमेंट। तो आप सबने देखा, आप भी रिजर्वेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, पूर्व सैनिक का कोटा लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको यह जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि कहां कितना रिजर्वेशन है और आप किस कैटेगरी के तहत पूर्व सैनिक कहलाते हैं। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, अगली जानकारी है पीएमआर का बहाना बनाकर पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट देने से मना करना सरासर नाइंसाफी है। जी हां दोस्तों, हमने अमूमन ये देखा है कि नोशनल इंक्रीमेंट के कुछ एलिजिबल केसेस भी आज के डेट में भी भुगतान नहीं हुए हैं। ऐसे में कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिनके फेवर में माननीय एएफटी के भी जजमेंट आ चुके हैं, लेकिन माननीय एएफटी के जजमेंट्स को भी दरकिनार कर पीएओआर जैसी हमारी संस्थाएं पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट से मना करती हैं, जो सरासर नाइंसाफी है। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ दस्तावेज देखते हैं। अब दोस्तों ये 7 जुलाई 2026 का लेटर देखिए, जिसमें कोर्ट केस का रेफरेंस देकर कोर्ट केस अर्जेंट करके रिकॉर्ड ऑफिस ने पीसीडीए को ये डॉक्यूमेंट प्रोसेस किया एक पेंशनर का नोशनल इंक्रीमेंट एडजस्ट करने के लिए। आप देख पा रहे हैं, ऑन स्क्रूटिनी ऑफ पीपीओ नंबर सो एंड सो डेटेड 30 अप्रैल 2026 इन रेस्पेक्ट ऑफ नंबर सो एंड सो एक्स दामले गणेश अरुण, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट नोशनल इंक्रीमेंट नॉट फाउंड नोटिफाइड अकॉर्डिंग टू एलपीसी कम डाटा सेट डेटेड 17 फरवरी 2026 वेटेड बाय पीओआर डीएससी। यानी कि हमने ये पाया कि आपने नोशनल इंक्रीमेंट इंक्लूड नहीं किया इन पेंशनर के केस में। आगे कहा गया, इन व्यू ऑफ द अबव यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट वन नोशनल इंक्रीमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2020 एज पर द ऑनरेबल एएफटी लखनऊ ऑर्डर डेटेड 18 अक्टूबर 2024 एंड नोटिफाई द सेम इन नेक्स्ट इश्यू ऑफ स्पर्श कोरिजेंडम पीपीओ एट द अर्लीस्ट। यानी कि माननीय कोर्ट ने ऑलरेडी इन पेंशनर के फेवर में जजमेंट दे दिया है नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट करने के लिए, और इसी वजह से आप इन पेंशनर को एक नोशनल इंक्रीमेंट दे दीजिए, ऐसा रिकॉर्ड ऑफिस ने पीसीडीए को लेटर लिखा है। ये आप देख पा रहे हैं, साफ साफ है। इसके बाद पीएओआर का क्या जवाब आता है, जो कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या माननीय कोर्ट का आदेश का पीएओआर के सामने कोई वैल्यू नहीं है। चलिए मैं आपको अब पीएओआर का आरटीआई का जवाब दिखाता हूं, जो कहीं ना कहीं ये सोचने पर पेंशनर्स को मजबूर कर रहा है। अब देखिए, ये 3 जुलाई 2026 का लेटर है जो पीएओआर ने उन्हीं पेंशनर को एड्रेस किया, दामले गणेश अरुण जी को। देखिए अब ये भी नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ ही मसला है। अब यहां पर क्या जवाब दिया गया है, उनका आरटीआई का रेफरेंस दे करके, भारत सरकार का ये 20 मई 2025 का लेटर का भी रेफरेंस दे करके यहां कहा गया है कि as per our records it is seen that you have been discharged from DSC service at own request, यानी कि premature retiree है, why discharge clause number so and so which does not meet the eligibility criteria for notional increment mentioned in para 6 of the above mentioned Government of India letter, which specifically states have rendered requisite qualifying service as on the date of their superannuation।
यानी कि पीओआर का कहना यह है कि जो एएफटी ने आदेश दे दिया उसको साइड में रखो, हम जो बोलते हैं उसको मानो, ये पीओआर कहता है। और कहता है 20 मई 2025 के आदेश में कहीं भी प्रीमेच्योर रिटायरीज के लिए जो है नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट करने के लिए नहीं बोला गया है। और यहां पर इस लाइन का वो हवाला दे रहे हैं, हैव रेंडर्ड रिक्विजिट क्वालिफाइंग सर्विस एज ऑन डेट ऑफ देयर सुपरएनुएशन। चलिए ये 6 नंबर पैराग्राफ भी मैं दिखाऊंगा इस लेटर में। लेकिन इसी वजह से ये पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट से मना कर दिया कि आप प्रीमेच्योर रिटायरी हैं, जबकि इन पेंशनर को प्रीमेच्योर रिटायरी जानते हुए भी माननीय कोर्ट ने, माननीय एएफटी ने नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए अलग से आदेश सुनाया था, जो आपने रिकॉर्ड ऑफिस के लेटर में जिक्र आपने देखा। चलिए अब ये 20 मई 2025 का जो लेटर है, इसका 6 नंबर पैराग्राफ क्या बोलता है? क्या प्रीमेच्योर रिटायरीज को नोशनल इंक्रीमेंट ना देने की बात करता है? चलिए लेटर देखते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, भारत सरकार का पेंशन मंत्रालय का 20 मई 2025 का ये वही लेटर है जिसका जिक्र पीओआर ने किया है। जी हाँ, पीओआर ने अपने आरटीआई के रिप्लाई में इसी लेटर का जिक्र किया है और नोशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा यह आदेश है। अब इसी आदेश का 6 नंबर पैराग्राफ को कोट करते हुए पीओआर ने प्रीमेच्योर रिटायरी को नोशनल इंक्रीमेंट देने से मना कर दिया। अब देखिए यहां पर ये रहा 6 नंबर पैराग्राफ। अब ये 6 नंबर पैराग्राफ कहां से, किस कंडीशन से प्रीमेच्योर रिटायरी को नोशनल इंक्रीमेंट से मना करता है? कहीं भी ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं लिखा हुआ है कि प्रीमेच्योर रिटायरी है तो नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं माननीय एएफटी के आदेश को भी दरकिरार करने का जो ये पीओआर का जो ये रवैया है, ये कहीं ना कहीं दुखद है। अब पेंशनर को दोबारा से जो है अपने केस को प्रोसेस करना चाहिए और इस 6 नंबर पैराग्राफ को कोट करते हुए सवाल करना चाहिए कि भाई 6 नंबर पैराग्राफ का कौन सा पोर्शन बोलता है कि प्रीमेच्योर रिटायरी नोशनल इंक्रीमेंट के लिए लागू नहीं है। तो कहीं ना कहीं अनाप शनाप तरीके के इसका मतलब निकाल करके, जो मतलब बनता नहीं है वो मतलब बना करके पेंशनर को नोशनल इंक्रीमेंट से मना करना दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि उसी केस को रिकॉर्ड ऑफिस ने प्रोसेस कर दिया था, लेकिन पीओआर ने जाकर के रोक दिया। आप सबने देखा है दोस्तों, एमएससीपी के केसेस में भी, खास करके जनवरी 2006 से अगस्त 2008 तक के जो एमएससीपी के केसेस हैं, वो भी पीओआर में जाकर के रुक जाते हैं। आखिर पीओआर को दिक्कत कहां है? क्या जो फौजी जो कर्मचारी या पेंशनर्स होते हैं उनको मिल रहे वेलफेयर से पीओआर को कोई तकलीफ है? नहीं तो नोशनल इंक्रीमेंट का ये लेटर तो कहीं भी, इसका 6 नंबर पैराग्राफ कहीं भी जो है प्रीमेच्योर रिटायरी को नोशनल इंक्रीमेंट ना देने की बात नहीं करता है, जो साफ साफ यहां दिखाई देता है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब माननीय एएफटी का आदेश इन पेंशनर के फेवर में आ चुका है और इसके अलावा भी जो भारत सरकार का आदेश है 20 मई 2025 वाला, वहां भी प्रीमेच्योर्स को नेशनल इंक्रीमेंट ना देने का कोई भी जिक्र नहीं है। तो ऐसे में पेंशनर्स के साथ नाइंसाफी ना किया जाए और उनको नोशनल इंक्रीमेंट जरूर ग्रांट किया जाए। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, कैबिनेट की बैठक में होगी 63% डीए बढ़ोतरी की घोषणा। जुलाई से मिलेगा फायदा, 3 या 4 महीने का मिलेगा एरियर दीपावली से ठीक पहले। जी हां दोस्तों अभी हमें फिलहाल 60% डीए मिल रहा है जनवरी 2026 से। अब जैसे ही जुलाई 2026 ऑलरेडी निकल चुका है, तो जुलाई 2026 से लागू होकर के जो डीएडीआर की बढ़ोतरी होनी है वो 3% होनी है, क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े आ चुके हैं उन आंकड़ों से यही जो है 63% का ही हिसाब किताब निकल रहा है। चाहे कोई आपको 64 कह दे, 65 कह दे, लेकिन आखिरकार 63% ही बढ़ोतरी होनी है। तो इस बढ़ोतरी की घोषणा अब कब होगी, कुछ पेंशनर्स का सवाल था। तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, आगे अब अगस्त का महीना तो लगभग खत्म होने को है, सितंबर के महीने में, और सितंबर के महीने में के भी सेकंड पार्ट में, शुरू में तो नहीं, सेकंड पार्ट में जाकर के कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया जाएगा 63% डीए का। और अक्टूबर में जाकर के कहीं आदेश निकलेगा, रिटर्न में जो आदेश निकलना है वो अक्टूबर में जाकर के निकलेगा। और जैसे आप सबको पता है अक्टूबर में दशहरा है और नवंबर में जाकर के दीपावली है। तो कुल मिलाकर के लगभग दशहरे के बाद और दीपावली से पहले एरियर का भुगतान हो जाएगा। अगर समय से होता है तो 3 महीने का एरियर मिलेगा, और थोड़ा देरी से होता है तो 4 महीने का भी एरियर मिल सकता है। और आगे जाकर के एरियर के अगले महीने से, जब भी एरियर मिलेगा उसके अगले महीने से हमें 63% के हिसाब से पेंशन पेमेंट भुगतान होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ दिनों का अब इंतजार बचा हुआ है और उतना इंतजार हमें करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर भारत सरकार के डिक्लेरेशन के, बगैर कैबिनेट के डिसीजन के 63% डीए बढ़ोतरी नहीं होने वाला है। तो कुछ दिनों का इंतजार बच गया है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, चंडीगढ़ में हुआ 100 करोड़ का ईसीएचएस घोटाला। आप भी सतर्क रहें, कहीं आप जरिया ना बन जाएं। जी हां दोस्तों, आपको मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आप जरिया ना बन जाएं।
देखिए, पहले मसले को समझना पड़ेगा। पूर्व सैनिक व उनके आश्रितों के इलाज में 100 करोड़ का फर्जीवाड़ा। देखिए मसला क्या है पहले ये समझिए, उसके बाद मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप भी कहीं जरिया ना बन जाएं। जी हां, चलिए सबसे पहले समझते हैं। जागरण संवाददाता चंडीगढ़, पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए बनाई गई एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ईसीएचएस में फर्जीवाड़े की जांच कर रही सीबीआई को चौंकाने वाली जानकारियां मिली है। यह फर्जीवाड़ा 100 करोड़ रुपए से भी अधिक का हो सकता है। जांच में सामने आया है कि मरीज को बिना जरूरत अस्पताल में भर्ती दिखाकर सरकार से मेडिकल क्लेम लिया जा रहा था। यह महत्वपूर्ण है जो आगे आपको भी समझना है। एक ही मरीज को अलग अलग समय और अस्पतालों में बार बार भर्ती दिखाया गया। फर्जी मेडिकल व टेस्ट रिपोर्ट तैयार हुई है। दवाओं के बड़े बिल लगा करके भुगतान लिया गया है। सीबीआई मामले में जल्द चार्जशीट पेश करने की तैयारी में है। जांच एजेंसी ने मंथन हेल्थ केयर, धर्म अस्पताल केयर, पार्टनर हार्ट सेंटर और 2 बिल क्लर्क समेत 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। जांच में मंथन हेल्थ केयर के निदेशक डॉक्टर विकास शर्मा व डॉक्टर रिंपल गुप्ता को फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड बताया गया है। जांच के मुताबिक सेक्टर 38 स्थित मंथन हेल्थ केयर खुद ईसीएचएस के दायरे में नहीं आता है। इसके निदेशक ने अन्य अस्पताल के साथ मिलीभगत करके मरीजों के फर्जी रिकॉर्ड तैयार कराए और ईसीएचएस के तहत क्लेम हासिल किए। सीबीआई को 2 अस्पतालों के बीच एक एग्रीमेंट भी मिला है जिसमें रकम को आधा आधा बांटने का उल्लेख है। देखिए ईसीएचएस घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को मिली जानकारियां जल्द दाखिल करेगी चार्जशीट। एक ही मरीज को अलग अलग समय पर और अलग अलग अस्पतालों में बार बार दिखाया गया भर्ती। अब देखिए कुछ दिनों पहले एक हिदायत जारी हुई थी, आपका जो ईसीएचएस कार्ड है उसको अनअटेंडेड हॉस्पिटल में ना छोड़ें, अगर किसी को हैंडओवर भी ना करें, क्योंकि हो सकता है ऐसे घोटालों में आपका भी ईसीएचएस कार्ड का इस्तेमाल हो जाए। इसलिए सावधान बने, आपका ईसीएचएस कार्ड आपके पास रखें। अगर आप एडमिट होते हैं या इलाज कराते हैं तो आपके प्रेजेंस में या आपके किसी घर वालों के प्रेजेंस में ही उस कार्ड को इस्तेमाल करने दें। कुछ दिनों पहले इसको लेकर भी हिदायत जारी हुई थी, इसलिए जागरूक बने और इस तरीके के जो घोटाले होते हैं उन घोटालों का आप भी हिस्सेदार ना बने। कहीं बेकार में आपने कुछ किया कराया कुछ नहीं, लेकिन आपका कार्ड इस्तेमाल हो गया और कहीं आपको भी उसके जांच के दायरे में ना लाया जाए। इसलिए सावधान बने, सतर्क रहें। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, क्या इक्वल एमएसपी का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया? क्या है अभी इक्वल एमएसपी की स्थिति? जी हां दोस्तों, आप सबको पता है इक्वल एमएसपी की मांग एक जायज मांग है। इसको लेकर के माननीय हाईकोर्ट में भी केस चला, दिल्ली हाईकोर्ट में। उसके बाद माननीय दिल्ली हाईकोर्ट से केस सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको एनोमली कमेटी के लिए भेज दिया, यानी कि पे कमीशन का एनोमली कमेटी। अब दोस्तों स्थिति यह है कि कोई भी संस्था मुखर होकर के इस मुद्दे को लेकर फिलहाल तो बात नहीं कर रही है। हां, 8वें पे कमीशन में कुछ संस्थाओं ने इस मुद्दे को रखा है। अब सबसे बड़ी आस 8वें पे कमीशन से ही है, क्योंकि चंडीगढ़ हाईकोर्ट में जब सबसे पहले इस केस की सुनवाई हुई थी तो चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने यही कहा था कि एक नायक को और एक कमीशन अधिकारी को बराबर एमएसपी होना चाहिए। इसका फैसला हमसे ज्यादा एक पे कमीशन जैसी बॉडी कर सकती है। यह कमेंट था माननीय हाईकोर्ट चंडीगढ़ का, तो उसी के बेस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अपना जजमेंट दिया था। तो ऐसे में अब पे कमीशन के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार है। इक्वल एमएसपी को लेकर के पे कमीशन ही कुछ जो है डिसीजन ले सकता है। तो ऐसे में आने वाले समय पर भी जितने भी हमारी संस्थाएं अगर पे कमीशन के साथ फेस टू फेस मुलाकात करती हैं, जो शेड्यूल जारी किए गए हैं उनमें अगर भेंट होती है, तो इक्वल एमएसपी का मुद्दा जरूर उठाएं, क्योंकि इस मुद्दे को अगर उठाते रहेंगे तभी ये पे कमीशन के एजेंडे में आएगा, और जब एजेंडे में आएगा तभी उसके ऊपर एक्शन होगा। हालांकि अभी फिलहाल तो ठंडे बस्ते में नहीं है, कई सारे संस्थाओं ने इस मुद्दे को रखा है, लेकिन समय बताएगा कि पे कमीशन इस मुद्दे के ऊपर क्या रिकमेंडेशन देती है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।